क्लास 6 चैप्टर 7। आज हम लोग राज्य से साम्राज्य को देखेंगे। क्लास हिस्ट्री का है। रोशन के रुपए। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी के कड़क नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा लिया, मतलब ले लिया। उस एक नया सीढ़ी खरीदने पर बहुत मन था। सीढ़ी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर क्या शेर क्यों बने हैं, यहाँ शेर क्यों बना है। चलिए, एक चीज और है, ये स्तंभ जो होता है उसमें कितने शेर दिखते हैं? दिखते 3 हैं और होते 4 हैं। देखिए, एक इधर दिख रहा है, एक इधर और एक इधर, और एक ठीक इसके पीछे होता है, तो 4 शेर होते हैं टोटल। लेकिन दिखने की बात आ जाए तो 3 ही दिखते हैं। इस अध्याय में रोशन के रुपए वाली सामग्री बच्चे की तस्वीर के साथ लाएं। इन शेरों के चित्र रुपए पैसे पर देखते हैं। उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थर को काटकर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। पत्थर को काटकर और सिक्के को बनाया गया था और स्तंभ जो है वहां पर स्थापित किया गया था। कहाँ है? सारनाथ में। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभ और पत्थर का उल्लेख उत्कीर्ण किए गए हैं, मतलब देखने को मिलते हैं, बनाए गए हैं। इसके पहले कि हम यह जाने कि इस अभिलेख में क्या लिखा है, इसके बारे में हम पता करेंगे क्या लिखा है, कैसे लिखा गया है। यह समझने की कोशिश करें कि उसमें राज्य को साम्राज्य क्यों कहा गया है। मतलब इसमें हम लोग जानेंगे कि राज्य को साम्राज्य क्यों कहा गया और स्तंभ कब, कहाँ और कैसे मिले, इसके बारे में भी जानेंगे। क्योंकि स्तंभ में लेखों का शुरुआत तो सबसे पहले तो अशोक ने ही करवाया था ना। अशोक जिस साम्राज्य पर शासक करता था, उसकी स्थापना उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले की थी। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कौन था? अशोक के दादा थे और उसके पिता का नाम बिंदुसार था। चाणक्य या कौटिल्य नाम से एक प्रसिद्ध व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र की किताबों में मिलते हैं। चाणक्य बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति था और विद्वान भी था। साम्राज्य में बहुत से नए नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है। इसमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। पहले कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। जब एक ही
जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक वंश कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। पहले चंद्रगुप्त मौर्य बने, उनके बेटा बिंदुसार बने, उनके बिंदुसार का पुत्र अशोक बना। मतलब पहला था, ये एक तरफ से पीढ़ी दर पीढ़ी हो गया। जैसे पहले दादा राजा बने, उसका बेटा बना, उसके बाद फिर पोता बना, तो ये वंशज हो गया, एक पर एक राजा बनना। तो ये मौर्य वंश में हुआ था ऐसा। जिस जगह पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन दिशाओं के नाम बताओ जहां अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के कौन कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे? पहले इसे देख लेते हैं। साम्राज्य में बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों, मतलब जो खेती करते थे उसे किसान, पशुपालक मतलब जो जानवरों को पालते थे उन्हें पशुपालक, के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्से जंगल से भरा मिला है। मतलब उस समय बहुत ही ज्यादा जंगल था। अब तो लोग धीरे धीरे करके और उस जंगल को साफ कर रहे हैं। कुछ लोग रहने के लिए, फैक्ट्रियां बनाने के लिए या अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी जंगल को काटकर उसे साफ कर रहे हैं और वहाँ बड़ी बड़ी उद्योगों को शुरू किया जा रहा है। लोग घर बनाने के लिए भी जंगलों को काट रहे हैं। वहाँ लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। मतलब उस समय लोग क्या करते थे, ये फल फूल ये सब के सहारे जिंदा रहते थे और साथ ही साथ जानवरों के शिकार से भी वो लोग करके और खाते थे, उससे भी लोग जिंदा रहते थे, अपनी जीविका चलाते थे। जीविका चलाने का मतलब भी वही हुआ। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। मतलब अलग अलग भाषाएं बोलना। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे। मतलब हर एक व्यक्ति का तो खाने का तरीका अलग होगा ही, उसी प्रकार उस समय भी था। और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते। पोशाक मतलब कपड़ा होता है। हम लोग भी अलग अलग कपड़े पहनते हैं। जैसे स्त्री हो गया, पुरुष हो गया, सब लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। ये लाल से दर्शाया गया अभिलेखों के प्राप्त स्थल, ये सब अभिलेख है लाल वाला से। ये हो गया कंधार अभिलेख, कंधार अभिलेख, लंपक अभिलेख। ये सब कहाँ है? पाकिस्तान में नहीं है, अफगानिस्तान में है। कंधार और लंपक इधर है। मनसेरा अभिलेख, शहबाज गढ़ा अभिलेख, तक्षशिला अभिलेख नहीं है। कलसी अभिलेख, टोपरा अभिलेख, मेरठ अभिलेख, बहादुरपुर, ये कहाँ पड़ता है? दिल्ली में। उधर हो गया ये लुम्बिनी उत्तर प्रदेश में। रामपुर ये भी उत्तर प्रदेश में। ये लोरिया और राज ये बिहार में पड़ता है। सारनाथ बिहार में। सारनाथ ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सारनाथ नहीं ध्यान आ रहा है। पाटलिपुत्र ये तो कंफर्म है बिहार में। कौशाम्बी, इलाहाबाद, गुजर, रूपनाथ, सांची, पुनगुरिया और ये गिरनार। गिरनार कहाँ है? गिरनार अभिलेख गुजरात में पड़ता है। इधर देखिए ये धौली अभिलेख है। ये जोगढ़ अभिलेख है। सोपरा अभिलेख, सनाती अभिलेख, मस्की अभिलेख,
युरागुडी अभिलेख और ब्रह्मगिरी अभिलेख, इन सारी चीज़ों को हम आपको शॉर्ट्स में वीडियो दे देते हैं। इसे हम शॉर्ट्स में ही फ़ोटो खींचकर आप लोग को दे देंगे। महत्वपूर्ण नगर, देखिए ये जो ब्लैक वाला है ना, उसको नगर दिखाया गया है, केवल 2-3 ही नगर दिख रहा है। इधर तक्षशिला भी नगर है और ये पाटलिपुत्र भी यहाँ नगर है। लोरिया अभिलेख है, पाटलिपुत्र नगर है। ये उज्जैन भी नगर है। बस 3 ही 4 हैं। राज साम्राज्य से कैसे भिन्न है? चूंकि साम्राज्य राज्य से बड़ा होता है और इसकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, सम्राटों और राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधन की जरूरत होती है। साम्राज्य बहुत बड़ा होता है, इसमें सुरक्षा करने के लिए भी लोगों को ज़रूरत होती है और संसाधन की भी ज़रूरत होती है, लेकिन राज्य छोटा होता है उसके मुकाबले। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती है। मतलब उन सारी चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए अधिकारी की ज़रूरत होती है, जो कर वर तहसील कर लाए। साम्राज्य का प्रशासन, चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसीलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों में सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसान, पशुपालकों, शिल्पकारों, व्यापारियों से कर इकट्ठे करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करते थे। मतलब कर को जिस आज के डेट में हम लोग टैक्स बोलते हैं ना, तो उस समय उसी तरह से कर हुआ करता था, जो राजा आम जनता से वसूलते थे। टैक्स के रूप में हम लोग भी पैसे देते हैं, क्या बोलते हैं, सरकार को, उसी पर का उस समय राजा को दिया जाता था टैक्स के रूप में कर। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा देते थे। अधिकारी जैसा सिपाही उपाही, ये जो हो गया, इसी को अधिकारी बोलते हैं, जो कर वसूलने का काम करते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। वेतन मतलब उस समय जो वेतन होगा उसी को दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सबके ऊपर सम्राट था। इस सब पर नजर रखने वाला सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता के लिए सब पर नियंत्रण रखता था। मतलब जितना भी राजकाज के जो भी काम होता था, सब पर ये नियंत्रित करता था, मतलब अपनी नज़र बनाए रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानी से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वह राज्यपाल, गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। परदेशी केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य साम्राज्य सिर्फ मांगों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन, कर और भेंट मिलता था, उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा कि उत्तर पश्चिम कंबल के
लिए और दक्षिण भारत सोने के लिए प्रसिद्ध था। उत्तर पश्चिम किस लिए? कंबल के लिए, और दक्षिण पश्चिम सोने के लिए प्रसिद्ध था। कॉपी में नोट कर लीजिएगा। हाँ, लेबू का कीमती पत्थर के लिए संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। मतलब जहाँ जो चीज मिल रहा है उसे कर के रूप में उठा लिया जाता था। अरे बाप रे। और अंत में जंगल इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधुर और मोम जैसी चीजें लाकर दे। मतलब जिनको हम आदिवासी के नाम से अभी जानते हैं, तो उनसे ये आशा की जाती थी जैसे जंगल में उनके जो भी फल फूल, मोम या लकड़ी, ये सब चीजें वो क्या करे, राजा को ला कर दें। नजराना जहाँ कर नियंत्रण इकट्ठे किए जाते थे, वही नजराना अनियमित रूप से संभवतः इकट्ठा किया जाता था। इस नजराने विभिन्न पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। मतलब नजराना उन्हीं से लिया जाता था जो अपनी इच्छा शक्ति या अपने मतलब मन से जो चाहते थे कि हमें ये चीज राजा को देना है अपनी खुशी से, उन्हीं से ये नियमित रूप से लिया जाता था। उसी को नजराना कहते हैं। मेगास्थ ने चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण किया, मतलब उसके बारे में लिखा और उसका विस्तार से व्याख्या किया अपने बुकों में, किताबों में। यहाँ हम इसके विवरण का एक अंश देख रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। सम्राट के आने पर वहाँ क्या होता था, शोभा यात्रा जैसे जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंग रक्षक सोने और चांदी से अंगीकृत हाथी पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोते का एक झुंड रहता था जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। मतलब जो राजा थे सोने की पालकी में चलते थे, जिसको डोली, आधा लोग डोली देखते हैं ना शादी वादी में, तो उसी तरह उस समय पालकी हुआ करती थी। और उन दोनों साइड जो था कुछ व्यक्ति मिलकर पेड़ को लिए रहते थे और इनके पालकी के अगल बगल और उस बहुत सारे पेड़ पर तोते बैठे हुए थे। और तोते क्या करते थे, वो राजा के चारों पाटी घूमकर चक्कर लगाते रहते थे। चलिए, राजा सामान्यतः हथियार बंद महिलाओं से घिरा रहता था। वो राजा जो था ऐसा नहीं केवल उनके रक्षा के लिए पुरुष ही थे, नहीं महिलाएं भी थी और उनको चारों तरफ से हथियार बंद रहती थी। मतलब हथियार लिए हुए वो महिलाएं भी रहती थी और उनकी रक्षा के लिए चारों तरफ से खड़ी रहती थी। वे हमेशा इस बात से डर रहे थे कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश करे। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उसे चखते। वे लगातार 2
रात एक ही कमरे में नहीं बिताते। राजा क्या करते थे कि उनके खाने से पहले ही जो एक वफादार नौकर रहता था जो उस खाने को खाता था, क्योंकि राजा को डर था कि कहीं उसे खाने में या किसी प्रकार की उसकी हत्या न कर दी जाए। इस बात को लेके राजा को डर रहती थी। इसीलिए राजा जो था एक कमरे में 2 दिन नहीं रुकता, जबकि दूसरे कमरे चेंज कर लेता। और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना, जिसको हम लोग आज पटना के नाम से जानते हैं, उसे पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। यह एक विशाल और मजबूत नगर है। यह एक विशाल प्राचीन से घिरा हुआ है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार था। ठीक, 570 और 64 को हंसकर याद रखिएगा। 2 और मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंट के बने राजा का महल कैसा था? लकड़ी और कच्ची ईंटों से बना था। राजा का महल की काठ से बनी है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अंगीकृत किया गया है। पत्थर की नक्काशी से उसके ऊपर डिजाइन दिया गया है। यह चारों तरफ से उद्योग और चिड़ियों के लिए बने बसेरे से घिरा है। चारों तरफ उनके घर के क्या है? चिड़ियों का बसेरा लगा हुआ है, जिस पर चिड़ियां रहती थी। राजा द्वारा खाने से पहले खास नौकर उस खाने को क्यों चखते थे? पाटलिपुत्र मोहनजोदड़ो से किस तरह से भिन्न था? ये 6 क्लास वाले के पास यदि ये वीडियो जाए तो वो लोग इसका आंसर जरूर दिया करें। बाकी लोग केवल क्लास ही देखेंगे, लेकिन खासकर 6 वाले या स्कूली बच्चे हैं, यदि कोई क्लास देख रहा है तो अपना आंसर जरूर बताएगा। अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश करते थे, मतलब अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश करते थे। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृतिक और ब्राह्मणी भाषा में है। इसीलिए प्राकृतिक भाषा में और ब्राह्मणी में है क्योंकि आम जनता जो थी उसे प्राकृतिक भाषा के अलावा दूसरी भाषा समझ नहीं आती थी। इसीलिए ये अभिलेख जो है प्राकृतिक में और ब्राह्मणी में लिखे हैं। ब्राह्मणी भी लोगों को आता था। अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। कलिंग किसका नाम है? उड़ीसा का पुराना नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा। कलिंग किसके लिए युद्ध लड़ा था? कलिंग को अशोक ने किसके लिए युद्ध लड़ा था? कलिंग को जीतने के लिए। लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से विस्तीर्ण हो गई, मतलब घिन आ गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। अच्छा, कितने लोगों का घर उजाड़ कर अब युद्ध नहीं करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा समझ लेते तो कितने लोगों की घर बच जाते। संहार करने के बाद अब इनको मन में होश आया कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए छोड़िए ये सब बात, पढ़ाई शुरू करते हैं। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग पर विजय प्राप्त की। कितने सालों के बाद? 8 साल के बाद। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बनाकर
लाएं। जो कलिंग के युद्ध में था तो 1.5 लाख लोगों को अशोक ने बंदी बना कर लाया था अपने यहाँ। 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। 1.5 लाख लोग बंदी बना के आए, 1 लाख से ज़्यादा लोग मर गए उस युद्ध में। इससे मुझे अपार दुख हुआ। मारने के बाद इनको बहुत दुख हुआ। जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मर जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इनमें ब्राह्मण और श्रवण भी मारे जाते हैं, मतलब हर जाति के लोग मारे जाते हैं। पता नहीं मारने से क्या मिलता है। ना किसी का लाभ होगा, ना किसी का हानि। तो किसी का होगा लेकिन लाभ किसी को नहीं होगा किसी को मारने से। जो लोग अपने सगे संबंधी और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में मारे जाते हैं। मतलब उनके रिश्तेदार सगे संबंधी भी जो अपने होते हैं वो भी इस युद्ध में मारे जाते हैं, या अपने प्रियजना को खो देते हैं, या उसमें उन्हें खो देते हैं। इसीलिए युद्ध करना कहीं तक उचित नहीं है। हर एक बात को मिल बांट के बातों से समझाया जा सकता है। समझदार होंगे तो समझ जाएंगे, नहीं तो क्या ही कहा जाए। कुत्ते को समझाने से कोई फायदा तो है नहीं। इंसान रहे तब तो समझ जाए, जानवर को क्या समझा सकते हैं। इसीलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैं धर्म पालन करने एवं दूसरे की शिक्षा देने का निश्चय किया। मतलब अब वो बुद्ध भगवान का शरण में उन्हीं का अब क्या भक्त बन जाएंगे। धर्म का पालन करूंगा। ये बौद्ध से संबंधित है धर्म, और लोगों को ये शिक्षा देंगे। मैं जानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे पास मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। अशोक इसीलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि इनके आने वाली जो पीढ़ी है, बेटा हो या पोता, वो इसके बाद युद्ध ना करे। इसके बाद उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म कैसे बढ़ाया जाए, मतलब उसका प्रचार किस प्रकार से किया जाए। कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन हुए, मतलब कैसे क्या बदला, किस प्रकार उनका मन जो था पूजा पाठ इस तरह से आया, बौद्ध के शरण में आ गए। विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ उसी की बात कर रहे हैं। धम्म संस्कृत शब्द धम्म का प्राकृतिक रूप है। उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो। यह बिहार के रामपुरवा, कहाँ बिहार के रामपुरवा में मिले और मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। बिहार के रामपुरवा में मिला कहाँ का हिस्सा है? मौर्य काल के स्तंभ का। और इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। कहाँ? राष्ट्रपति भवन में। यह उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है। 650 लग रहा है, देखिए ये 60 जैसा लग रहा है। अशोक का धम्म क्या था? अशोक ने धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे
उनके पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को निर्देश दे कि वे बुद्ध के उपदेश के प्रति प्रेरित हों। अशोक कहते हैं कि जिस प्रकार एक पिता का फर्ज होता है अपने बच्चे को राह दिखाना, उसी प्रकार एक राजा का भी धर्म होता है अपनी प्रजा को सही राह पर चलने के लिए सिखाना या बताना। ये राजा का काम होता है अपने पुत्र की भांति। ऐसी कई समस्याएं थी जिसके लिए उन्हें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इनसे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवर की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में बड़े व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इस समस्या का निदान इसका कर्तव्य है, इसलिए उन्हें धम्म महामात्र के नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह पर जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर लिखवाए और स्तंभों पर खुदवा दिया। अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते, मतलब जिनको पढ़ना नहीं आता। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस से राजदूत भेजे। कहाँ सीरिया में, मिस्र में, ग्रीस में क्या भेजा? राजदूत भेजे। अपने पुत्र एवं पुत्री संघमित्रा को इसी कार्य के लिए उन्हें श्रीलंका भेजा। पुत्र का नाम महेंद्र था और पुत्री का नाम संघमित्रा। दोनों को बुद्ध का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेज दिए अशोक ने। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। जहाँ रहने के लिए स्थान, उसी को विश्राम गृह बोलते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों के लिए चिकित्सा भी व्यवस्था की, मतलब हॉस्पिटल इस तरह से। अपने प्रजा के लिए अशोक का संदेश है। लोग भिन्न प्रकार के अवसर पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चे का विवाह होता है, बच्चों के जन्म और जब यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं। ये कर्म कांड की काम के नहीं, ये सब किसी काम का नहीं है। इसके बदले कि किसी दूसरे रीतियों को मानने तो वहाँ ज़्यादा फलदायी होगा। हमें दूसरों की सहायता और दूसरे के रीति रिवाजों का भी सम्मान करना चाहिए, उससे ज़्यादा फल होगा। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्यों है? ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना और बड़ों को आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रवणकों को दान में देना, जो पंडित वंडित आते हैं। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बात गलत है। हमें किसी की बुराई भी नहीं करनी चाहिए, यदि जो भी करना है उसके मुंह पर ही करनी चाहिए। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए, मतलब हमें दूसरे लोगों के धर्म का भी आदर करना चाहिए।
यदि कोई अपने धर्म की बुराई अथवा दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। यदि हम दूसरे की जाति धर्म की बुराई करते हैं या अपने धर्म को भी बुराई करते हैं तो ये धर्म को नुकसान पहुंचा रहा है। इसीलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उनका आदर करना चाहिए, चाहे व्यक्ति कोई भी किसी भी जाति से हो, धर्म से हो। अशोक के संदेश ने उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक हैं। ब्राह्मणी लिपि। आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों से ब्राह्मणी लिपि में उत्पन्न हुई है। यहाँ आप अ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। देखिए, आरंभिक ब्राह्मणी में अ को त्र लिखा जाता है। देवनागरी हिंदी में इसे अ को अ लिखा जाता है। बांग्ला में इसे इस तरह लिखते हैं। और इधर हो गया मलयालम, ये हो गया मलयालम में, जैसे 3 को घुमा कैसे कर दिया है। और ये हो गया तमिल, ये 4 की तरह लिख दिया तमिल को, खत्म हो गया है। चलिए, चैप्टर 7 भी कंप्लीट हो गया हिस्ट्री का। अब बच गए हैं केवल 3 चैप्टर। इससे पहले बाकी का वीडियो हम आप लोग को यूट्यूब पर दे चुके हैं, उसे भी आप लोग चाहें तो पारापारी करके और देख सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी लोग क्लास देखकर और लाइक करना भूल जाते हैं। बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने से वीडियो बनाने वालों को मोटिवेशन थोड़ा मिलता है कि लोग हमें भी पसंद कर रहे हैं। चलिए, बाय। बाकी आप लोग क्लास को मत छोड़िएगा और निरंतर देखते रहिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट 12 क्लास तक करवाएंगे, 6 से लेकर 12 तक। और 6 क्लास का 2 बुक तो कंप्लीट होने की कगार पे हैं। ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है, हिस्ट्री में केवल अब 3 चैप्टर ही बचे हैं, वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद पॉलिटी चलेंगे, वो भी 6 क्लास का ही। चलिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए, बाय।